हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के अंतर्गत हम जानेंगे एपिलेप्सी क्या होती है, परिभाषा, लक्षण, सीजर्स कितने प्रकार के होते हैं और डायग्नोसिस कैसे होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास शेयर कर दें। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एपिलेप्सी क्या होती है। मिर्गी सिस्टम नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें ब्रेन की एक्टिविटी में अचानक चेंज आ जाता है। मिर्गी मस्तिष्क की सामान्य वैद्युत क्रियाओं में व्यवधान के कारण उत्पन्न होती है। मानव मस्तिष्क में लाखों स्नायु कोशिकाएं होती हैं। इन स्नायु कोशिकाओं में क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं में वैद्युत सूचनाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जाती हैं। इन कोशिकाओं में उपस्थित द्रव्यों को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब स्नायु कोशिकाओं का एक समूह वैद्युत आवेगों को अत्यधिक मात्रा में भेजने लगता है तो मिर्गी आ जाती है, मिर्गी का दौरा आ जाता है। मिर्गी के दौरे के आने पर बेहोशी, कुछ समय के लिए झुंझलाहट और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। मिर्गी किसी भी महिला, पुरुष या बच्चे को किसी भी उम्र में हो सकती है। लक्षण सभी में समान नहीं होते हैं। कुछ लोग पलकें झपकाते हैं, वहीं कुछ लोग अचेत हो जाते हैं और उनका शरीर अकड़ जाता है। केवल लक्षण के आधार पर बिना मेडिकल टेस्ट के किसी को मिर्गी है यह बता पाना मुश्किल है। दवाओं या सर्जरी से मिर्गी को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग तो जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ती है, वहीं कुछ लोग, जो कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें यह उम्र बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाती है। अब हम जानते हैं कि मिर्गी की परिभाषा क्या होती है। मिर्गी की परिभाषा एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में एकाएक परिवर्तन होता है और जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती तो व्यक्ति की चेतना, गति, क्रिया थोड़े समय के लिए परिवर्तित होती है। इस शारीरिक परिवर्तन को हम मिर्गी कहते हैं। यह थी परिभाषा एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार। अब हम बात करेंगे सीजर्स के प्रकार पर। डॉक्टर्स ने सीजर को ब्रेन की एक्टिविटी के आधार पर दो प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहला आपका फोकल सीजर, दूसरा आपका जनरलाइज्ड सीजर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फोकल सीजर पर बात करेंगे। जब दिमाग या ब्रेन के एक हिस्से में एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण सीजर्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं फोकल सीजर। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल पार्शियल सीजर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल पार्शियल सीजर पर। इस प्रकार के सीजर में मरीज बेहोश नहीं होता है, सिर्फ उसे देखने, बात करने, सोचने, सूंघने व महसूस करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही उसके हाथ पैर में झंझनाहट व आँखों का चौंधियाना जैसा भी लक्षण हो सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की। इस प्रकार के सीजर में चेतना नहीं रह जाती और मरीज अपने आसपास के माहौल को उसके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। जो उसके आसपास का माहौल होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है और कभी कभी मरीज एकटक आसमान की ओर देखता रहता है और हाथों को रगड़ता रहता है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे सीजर पर जिसका नाम है जनरलाइज्ड सीजर। इस प्रकार के सीजर में ब्रेन के सभी भाग इन्वॉल्व होते हैं। यह 6 प्रकार का होता है। पहला एब्सेंस सीजर, यह मुख्यतः बच्चों में होता है। इस प्रकार के सीजर में पलकों का झपकना, होठों का चबाना आदि लक्षण होते हैं। दूसरा टोनिक सीजर, इस सीजर में मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और मरीज का मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं रह पाता है तथा वह अंततः गिर सकता है। तीसरा सीजर है आपका एटॉनिक सीजर। इसमें भी मरीज मसल्स पर कंट्रोल खो देता है और गिर जाता है, जिसे ड्रॉप सीजर भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लोनिक सीजर पर। क्लोनिक सीजर का प्रभाव चेहरे के साथ साथ मसल्स पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है मायोक्लोनिक सीजर। इस प्रकार के सीजर में हाथ व पैर मुड़ जाते हैं और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर।
नेक्स्ट है आपका टोनिक क्लोनिक सीजर। यह सबसे परेशानी वाला सीजर होता है। मरीज का अचानक बेहोश हो जाना, शरीर का अकड़ जाना, मलमूत्र का त्याग कर देना तथा जीभ कट जाना इसके लक्षण होते हैं। अब जानते हैं हम मिर्गी के कारण। लोगों में मिर्गी के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई कारण ऐसे हैं जिससे मिर्गी होती है। पहला आपका आनुवंशिक कारण है, फिर एक्सीडेंट की वजह से जो भी चोट लगती है, ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक, जन्म के समय बच्चे में ऑक्सीजन की कमी का होना मुख्य कारण हो सकता है, और काफ़ी सारे अज्ञात कारण हैं जिससे मिर्गी आती है। बात करेंगे मिर्गी की डायग्नोसिस पर। मिर्गी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मरीज के लक्षणों व मेडिकल जांच के आधार पर कुछ परीक्षण करते हैं, जिसमें पहला परीक्षण आपका होता है न्यूरोलॉजिकल परीक्षण। इसके आधार पर जो टेस्ट मरीज का किया जाता है उसके व्यवहार का और मेंटल एबिलिटी का टेस्ट किया जाता है, यानी कि मेंटल एबिलिटी का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से मिर्गी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे आनुवंशिक कारणों का पता कर सकते हैं और मिर्गी के कारण का पता हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यानी कि EEG, इसे डॉक्टर ज़रूर करते हैं। इसे करने से क्या होता है कि जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसका रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद में CT स्कैन भी किया जाता है, MRI भी किया जाता है और फंक्शनल MRI यानी कि fMRI भी किया जाता है। इन टेस्टों के अतिरिक्त मनुष्य में सोचने बोलने की स्किल का जो होता है वह पता लगाया जाता है और मरीज की डायग्नोसिस की जाती है। अब हम जानेंगे मिर्गी के दौरे के सामान्य लक्षण। दौरे अचानक व क्षणिक होते हैं। दौरे आने पर व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय अचानक गिर सकता है। ऐसे में कुछ सेकंड के लिए शरीर अकड़ जाता है और मुंह से आवाज़ व झाग निकलने लगती है। कभी कभी दौरे के समय जीभ का कट जाना, पेशाब या मलमूत्र का निकल जाना और शरीर नीला पड़ सकता है। दौरे के बाद रोगी को अत्यधिक सुस्ती व शरीर दर्द का एहसास होता है। अब बात कर लेते हैं रोगी के लिए सावधानियां। रोगी को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए अगर उसको मिर्गी आ रही है यानी कि एपिलेप्सी आ रही है तो। साइकिल व वाहन नहीं चलाना चाहिए। पेड़, पहाड़ व अन्य ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर उनको खतरा हो। पानी व आग से दूर रहना चाहिए। नुकीले पदार्थ, भारी मशीन, बिजली यंत्र आदि से उसको दूर रहना चाहिए। चिकित्सक के द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात है वह है शराब व नशीले पदार्थों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, पूरी तरह से उससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास शेयर करें। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।